down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Ooh, yeah. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Say what? Sidewalk popping. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3 ऑफ LNO और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है और जो भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है सॉल्यूशंस के वो क्या क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ LPP, वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट. So this is the introduction part, as you guys already know what we are doing. So let's move to the statement of linear programming problem. So जैसा कि हम लोग डिस्कस करे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है और ये किस टाइप का दिखता है। सो हम लोग अभी फ्यूचर में जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो सारे प्रॉब्लम्स हमको कुछ इसी फॉर्म में दिखेंगे। क्या हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो हाईलाइट किया है इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इस फंक्शन का ही वैल्यू हमको या तो मैक्सिमाइज़ करना होता है या मिनिमाइज़ करना होता है, और इसी फंक्शन के लिए ही हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और गिवन ये जो कंस्ट्रेंट गिवन होते बेसिकली ये जो कंस्ट्रेंट हैं इनको जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होते हुए हमें इसके लिए सॉल्यूशन निकालना ही होगा। बस वही सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे वो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। इसका वैल्यू मिन और मैक्स जिस भी फंक्शन का हमको कैलकुलेट करना होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये हमको कंस्ट्रेंट गिवन ही है a11 x1 a12 x2 डॉट डॉट v1। ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्म इसका, बट एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? जब भी हम लोग LPP का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते तो एक कंडीशन बहुत ही मस्ट होती है। वो कंडीशन होती कि जो भी हमारे सॉल्यूशन आने चाहिए वो सभी सॉल्यूशन पॉजिटिव आने चाहिए। तभी यहाँ लिखा है x1 x2 डॉट 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 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इनमें से कोई भी एक भी सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाता है तो जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो फीजिबल सॉल्यूशन नहीं होता है, वो इनफीजिबल सॉल्यूशन होता है। बट हमको फीजिबल सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, इसलिए सारा x1 x2 xn क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सो यहाँ पे बोला गया कि CJ BI और AIJ ये हमारे कॉन्स्टेंट हैं, एंड जो हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। दूसरा फॉर्म हो सकता है मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा? आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने क्या किया? वो C1 x1 प्लस C2 x2 डॉट 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 CN xn था ना, उस C को क्या लिख दिया? ऐसा मैट्रिक्स लिख दिया, और x को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। वो x मैट्रिक्स आपका डिसीजन वेरिएबल का मैट्रिक्स हो गया x1 x2 डॉट 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 xn, और C मैट्रिक्स क्या हो गया? C1 C2 डॉट 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 CN, ये कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स हो गया। सेम जो हमारे कंस्टेंट थे उनको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। कंस्टेंट क्या थे? AX इक्वल्स टू B, तो A को क्या लिख दिया? A1 वाला मैट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं। A का मैट्रिक्स, एक का क्या हो गया? पहला वाला जो कंस्टेंट हुआ था उसका पहला रो बना दिया, दूसरे वाले कंस्टेंट का दूसरा रो बना दिया, तीसरे कंस्टेंट का तीसरा रो हो जाएगा, एंड सो ऑन। जो लास्ट कंस्टेंट होगा उसका लास्ट रो बन जाएगा। सो ये बन गया A, एंड B जो भी हमारा कंस्टेंट के राइट हैंड साइड में था उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया V1 V2 डॉट डॉट डॉट। तो अभी आता है कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सॉल्यूशंस ऑफ LPP। जब भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालते हैं तो बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, बस उन टर्म्स को अभी इसमें समझने वाले हैं। बेसिकली जो भी हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है उसके लिए जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू आया है, जो भी x1 x2 x3 का जो वैल्यू आया है वो क्या हो जाएगा? वो LPP का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? फीजिबल सॉल्यूशन मतलब होता है कि जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सिंपल, जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब या तो वो जीरो हो सकता है या वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव हो सकती है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो फीजिबल सॉल्यूशन होगा। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, अगर हमारा कोई भी डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू लेस देन जीरो आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इनफीजिबल सॉल्यूशन। अभी आता है बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं? बेसिक सॉल्यूशन होते हैं कि अगर सपोज करो अगर हमारे पास n वेरिएबल हैं और m कंस्ट्रेंट है, जैसे कि हमने लास्ट पेज पे देखा था कि हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? n वेरिएबल हैं, और कितने कंस्ट्रेंट हैं? m कंस्ट्रेंट हैं। सो अगर हमारे पास n वेरिएबल हैं और m कंस्टेंट हैं तो अगर हमारा जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला LPP के लिए
और उसमें अगर एग्जैक्ट n-m वेरिएबल्स का वैल्यू, n-m डिसीजन वेरिएबल्स का वैल्यू अगर हमारा ज़ीरो आ गया, डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू अगर हमारा ज़ीरो आ गया, तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, ये सिंपल सा दो टर्म से मिलके बना, बेसिक सॉल्यूशन प्लस फीजिबल सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन क्या होते थे, बेसिक सॉल्यूशन होते थे अगर हमारा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड कर रहा, मतलब जो हमारा डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू है वो अगर सबके लिए नॉन नेगेटिव है तो वो बेसिक सॉल्यूशन हुआ। फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता था, एग्जैक्टली अगर उसमें n-m टर्म्स, n-m डिसीजन वेरिएबल्स का वैल्यू ज़ीरो है तो वो फीजिबल सॉल्यूशन होता था। तो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन क्या हो गया कि अगर इसमें n-m टर्म्स का वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो हुआ एंड द रिमेनिंग डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव हुआ, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। अभी आता है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है, अभी क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए प्लस नॉन डिजेनरेसी। नॉन डिजेनरेसी मतलब हो गया कि इसमें एग्जैक्टली m टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। अब हमारे पास m क्या था, m हमारे पास था एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अगर हमारे पास एग्जैक्टली m नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू पॉजिटिव आ गया एंड इसके पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को भी उन्होंने सेटिस्फाइड किया, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी आता ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मतलब बेसिकली सेम ही हो गया कि अगर कोई भी ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू आइदर मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम आ रहा और मिनिमम पूछा तो मिनिमम आ रहा, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही हो जाएगा। अभी आता ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताने से पहले मैं बताऊँ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या था। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या था, मतलब n-m टर्म्स एग्जैक्टली जीरो होने चाहिए। फिजिबल मतलब बाकी जो भी डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हमारे पास एग्जैक्टली n-m डिसीजन वेरिएबल्स का वैल्यू जीरो होता है और बाकी जो भी डिसीजन वेरिएबल्स रिमेनिंग है उन सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है और उस सॉल्यूशन पे हमारे फंक्शन का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू आइदर मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम आता है, मिनिमम पूछा तो मिनिमम आता है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वर्टेक्स और एक्सट्रीम पॉइंट मतलब होता है कि ये हमारा पॉइंट 1 है और ये हमारा पॉइंट 2 है, इन दोनों पॉइंट को हमने लाइन ज्वाइन किया तो बेसिकली ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इस लाइन सेगमेंट के लिए क्या हो गए, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए या वर्टेक्स पॉइंट हो गए। ठीक, एग्जाम्पल में हो गया कि हम लोग अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट लेते हैं तो उसको हम लोग वर्टेक्स या एक्सट्रीम पॉइंट ही बोलेंगे। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अभी हमने सीखा ही था कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक मतलब एग्जैक्टली n-m डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू जीरो होना चाहिए। फिजिबल मतलब जो भी रिमेनिंग डिसीजन वेरिएबल हैं उनका वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ पे ये बता रहे कि अगर हमको ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितने होंगे तो उसके लिए एक फार्मूला होता है NCM। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, NCM, दैट इज़ n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n-m फैक्टोरियल। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन फॉर m इक्वेशन इन n अननोन, जिस कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तो वो क्या होता है, NCM। m इक्वेशन मतलब m हो गया हमारा कंस्ट्रेंट, इसके नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड n हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल। अभी जैसे ये प्रॉब्लम दिया, बोला कि डिटरमाइन ऑल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये एक सिस्टम दिया गया, इसके लिए सारे बेसिक सॉल्यूशन निकालो जो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने क्या बोला था, बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्या था, एग्जैक्टली n-m टर्म जीरो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ फीजिबल तो पूछा नहीं है, तो फीजिबल नहीं पूछा तो हम लोग को ही आसान है, तो हमें क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली n-m टर्म होने चाहिए। तो हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए 3। m का वैल्यू, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितना है, 1 2, तो बेसिकली 2 कंस्ट्रेंट है। तो अभी हमको पता है n का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू 2 है। सो अगर अभी हम लोग फार्मूले से नहीं निकाल ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन कितने होने चाहिए, अगर हम लोग फार्मूले से निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, NCM दैट इज़ 3C2। 3C2 को हमको पता सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, 3C1। अभी नीचे तो 1 तक ही जाते, 1 ही आ गया, ऊपर क्या जाएंगे, जितना नीचे लिखा होता उतने टाइम्स ऊपर जाते, तो ये क्या हो गया 3। तो बेसिकली टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 3। आई थिंक ये आता होगा NCM कैलकुलेट करना। अगर हमको कैलकुलेट करना हो 5C2 कैसे करेंगे, नीचे कितने बार लिखा 2 तो ऊपर उतने बार जाएंगे, 5 × 4 और नीचे 1 तक जाएंगे हमेशा, 2 × 1,
ये लिखा होता 5C3, तो कैसे करते 5 4 3, नीचे क्या हो जाता 3 2 1, 1 तक जाना होता। अगर ये लिखा होता 5C4 तो क्या करते इसको कन्वर्ट कर लेते सबसे पहले 5C2 में, सॉरी 5C1, क्योंकि हमको पता ना NCR इसको टू क्या होता है NCN-R, तो ये क्या हो जाएगा 5 ओनली। तो ठीक है, आई थिंक ये अभी ये फॉर्मूले से देखा 3 सॉल्यूशन आने चाहिए। तो अगर हम लोग अपना डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो डेफिनेशन में क्या था, बेसिक सॉल्यूशन का मतलब n माइनस m टर्म 0 होनी चाहिए। n का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 3, m का वैल्यू कितना है 2, बेसिकली n माइनस m किया 1 आया, मतलब एक वेरिएबल तो होगा जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं x1 x2 x3, केस 1 ले लेते, केस 1 में क्या करते x1 को 0 बना देते, केस 2 ले लेंगे जिसमें x2 को 0 बना देंगे, केस 3 क्या ले लेंगे, केस 3 ले लेंगे जिसमें x3 को 0 बना देंगे। अभी कोई और केस पॉसिबल है क्या? तो बेसिकली हमारे पास टोटल मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होने थे, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन 3 होने थे, वही फार्मूले से भी निकला। ठीक है, अभी आता है कि इन सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे निकालेंगे। सो बेसिकली सिंपल सा है, अगर हमने केस 1 बनाया तो केस 1 के लिए अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर x1 को 0 रखा तो इक्वेशन बनेगा 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 एंड 2x1 0 हो गया तो x2 प्लस 5x3 इक्वल्स टू 5। बेसिकली ये हमारे केस 1 की इक्वेशन बन गई। अब इन केस 1 की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 10th क्लास में हम लोग ने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या है, अपने कॉलेज में जो मैम बेसिकली इसको रो एक्लियन मेथड से ही सॉल्व कराती हैं। सो एग्ज़ाम में भी हम लोग को रो एक्लियन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। तो देख लेते हैं रो एक्लियन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या है, जिसमें हमारा x1 का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया रो एक्लियन फॉर्म में। क्या बन जाएगा मैट्रिक्स, 2 2 यहाँ से लिया 1 1 1 और 5 1 और 5, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अभी रो एक्लियन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रो एक्लियन में हमारा एम ही ये होता है कि हमारे पास कितने वेरिएबल है। बेसिकली अभी यहाँ 2 ही वेरिएबल हुए, 2 वेरिएबल बचा ना, एक ये वेरिएबल। सो हमारा एम होता है जो हमारा लास्ट रो होता है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल बचे, बाकी जितने भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो उसको हम लोग 0 बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2 वेरिएबल हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट रो में हम इसको 0 बनाने का ट्राई करेंगे, इस 1 को क्या करेंगे 0 बनाने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा, फिर उसको उससे इस वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा, इस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो नेक्स्ट वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। अगर सपोज करो हमारे पास 3x3 का होता तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे के 2 वेरिएबल का वैल्यू को 0 बनाने का ट्राई करते, देन इसके ऊपर जो रो होती है उसमें एक वेरिएबल का वैल्यू को 0 बनाने का ट्राई करते, इस वेरिएबल के वैल्यू को 0 बनाने का ट्राई करते, वेरिएबल का वैल्यू को 0 बनाने का ट्राई करते और जो फर्स्ट रो होती है उसमें किसी को 0 नहीं बनाते। सो ये कुछ इस फॉर्म में दिखती है। तो अभी हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। हमको इसको 0 बनाना, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाने के लिए सिंपल है, क्या करेंगे R2 चेंज टू R2 माइनस 1/2 ऑफ R1। ठीक है, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर वाला रो तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं करा। अभी इसमें क्या करा R2 माइनस 2R1, तो 1 माइनस 1/2 ऑफ 2, तो ये हो गया 0। अभी क्या हो गया, ये हो जाए माइनस 1/2, दैट इज़ 2 5 ज़ा 10, ये आना चाहिए 9/2। एम इधर पे 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, ये बिल्कुल सही। सो अभी क्या हुआ मेरे पास, अभी मेरे पास क्या होना चाहिए, अभी मेरे पास इक्वेशन होगा 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 एंड 9/2 x3 इक्वल्स टू 3, 3 3 ज़ा 9 एंड x3 इक्वल्स टू 2/3। x3 क्या है 2/3, सो x2 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा 4 माइनस 2/3, 2 टाइम्स ऑफ x2 इक्वल्स टू 12 10/3, सो x2 क्या आ गया 5/3। सो बेसिकली फॉर केस 1 हमारे लिए सॉल्यूशन क्या है 0 5/3 एंड 2/3। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो एज यू कैन सी हमारा एक n-m टर्म 0 है एंड एग्जैक्टली ऑल डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं उनका वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या हुआ बेसिक फीजिबल, हमारा क्या हुआ, ये हमारा बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है।
ठीक है। सी इन्होंने भी इसके सॉल्यूशन निकाले हैं। पहले इन्होंने x3 को 0 रखा, x3 को 0 रखा तो इनका सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये आ गया। इसको रो एक्लियन में कन्वर्ट करा, इसको इन्होंने ये x3 को 0 रखा तो इनका ये मैट्रिक्स फॉर्म बना। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा, देन इसका रो एक्लियन ये बन गया। जब इसका रो एक्लियन ये बना तो इन्होंने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पे क्या सॉल्यूशन आया, x1 का वैल्यू 2 आया, x2 का 1 आया, x3 का 0 आया। ये बेसिक सॉल्यूशन तो है और ये फीजिबल भी है। फीजिबल क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डिसीजन वेरिएबल का वैल्यू क्या आया, नॉन नेगेटिव। सिंस ऑल xi इज ग्रेटर देन 0, सो ये क्या हो गया आपका बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन भी हो गया और ये नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन भी है। नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन क्या होते थे, जिसमें एग्जैक्टली m टर्म्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। एम्स क्या थे, नंबर ऑफ कंस्टेंट। नंबर ऑफ कंस्टेंट यहाँ कितने थे, 2। तो बेसिकली क्या हुआ, 2 टर्म्स का वैल्यू पॉजिटिव आया और ये बेसिक सॉल्यूशन तो था। तो ये हो गया। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट। सेम इन्होंने भी लिखा कि इन द बेसिक सॉल्यूशन 2 1 0 आर बेसिक वेरिएबल वाला x3 इज अ नॉन बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल्स बेसिकली वो होते हैं जिसका वैल्यू पॉजिटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता, और नॉन बेसिक मतलब जिसका वैल्यू 0 रखते। अगर x2 को 0 रखा तो हमारा सॉल्यूशन ये आया 5 0 -1, जो कि बेसिक तो है बट ये इनफीजिबल है कि एक नेगेटिव है। सिमिलरली अगर हमने x1 को 0 रखा तो हमारे पास सॉल्यूशन आए 5/3 और 2/3, जो कि नॉन डिजेनरेट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है। ये नॉन डिजेनरेट क्यों है, नॉन डिजेनरेट इसलिए है क्योंकि एग्जैक्टली m टर्म्स इसमें क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है। अभी हमको सेम इसको भी एग्जैक्टली सेम ही करना, क्या करना है, डिटरमाइन ऑल बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम। सो हमें पता कि सारे बेसिक सॉल्यूशन निकालने हैं तो हमको पहले ये चेक कर लेना कितने मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन है, जो कि क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, m इक्वेशन है, तो क्या होना चाहिए 4c3। 4c3 लगाया तो क्या आ गया 4c3। 4c3 बेसिकली एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। अभी 4 आया तो आपको पता भी है, क्योंकि अगर आपने x1 को 0 रखा इनके आ जाएंगे, फिर x2 को 0 रखा आ जाएंगे, x3 0 रखा सॉल्यूशन आ जाएंगे, x4 0 रखा तो सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, देन अभी क्या, अभी इसको सिर्फ सॉल्व करना, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 बना के, जो कि मैंने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रखा। तो डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते। हमने केस लिया कि अगर मेरा x4 0 हो जाता, अगर मेरा x4 0 हुआ तो x4 0 लिया तो अभी क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 1 1। हमारा जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा 1 1 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 1 -1 1, थर्ड रो 2 3 -2। सो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, 6 4 1 राइट हैंड साइड में था। अभी हमने क्या किया, अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, R2 रो को चेंज करा R2 - R1, R3 को चेंज करा R3 - 2R2, क्योंकि मेरा एम क्या है, एक बार यहाँ 0 बनाना, एक बार इन दोनों को 0 बनाना। तो पहला टारगेट मेरा क्या था, पहला टारगेट था इन दोनों को 0 बनाना। इन दोनों को 0 बनाने के लिए हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो इससे हमारा ये आ गया। ठीक है, अभी मेरा एम क्या है, मेरा एम है इसको 0 बनाना। इसको 0 कैसे बनाएंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R3 गिव्स टू 2R3 + R2। सो मेरा ये मेरा मैट्रिक्स आ गया, जो कि मेरा रो एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रो एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होते हमने ऊपर बता दिया, क्योंकि ये मेरा 3 वेरिएबल था तो मेरा एम था लास्ट रो में सिर्फ एक वेरिएबल का वैल्यू बचे, उसके जस्ट ऊपर रो में 2 वेरिएबल का वैल्यू बचेगा चलेगा, उसके ऊपर जो भी है सारे का वैल्यू बचना चाहिए। अभी जब हमने इसको सॉल्व किया तो -8x3 -24 x3 हमारा क्या आ गया 3, -2x2 -2x2 क्या आ गया 1, और ये ऊपर वाला x1 + x2 + x3 6 के इक्वल। सो वहाँ से x1 का वैल्यू क्या आ गया 2। सो हमारा सॉल्यूशन क्या है 2 1 3 0। यस, फॉर द केस x4 = 0 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, एंड हमारा जो सॉल्यूशन है वो शायद मैच भी है। द सिस्टम इज रेड्यूस्ड टू दिस इक्वेशन दिस, सो वी गेट अ सॉल्यूशन x1 = 2, x2 1, x3 4 एंड x4 = 0। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, जो कि फीजिबल भी है। क्यों फीजिबल है, क्योंकि सारे xi हमारे क्या है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे सारे नॉन नेगेटिव xi है। एंड ये क्या है, ये हमारा नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली m टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, जो कि m टर्म्स पॉजिटिव। सेम केस है, सेम केस इन्होंने x3 को 0 लिया तो इनका क्या है 1 2 0 1। ये भी हमारा क्या है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली m टर्म्स पॉजिटिव है। जब x2 को 0 लिया तो क्या है 3 0 6 1। ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन तो है, क्योंकि इसमें n - m टर्म 0 है, बट ये फीजिबल नहीं है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है, तो ये इनफीजिबल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, एंड सेम अगर ये x1 भी 0 हुआ
तो ये सॉल्यूशन आया, तो ये भी हमारा बेसिक सॉल्यूशन तो है बट ये इनफीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी, लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी क्या बोलती है? सो फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स सेट whose extreme points corresponds to the basic feasible solution। सिंपल सा डेफिनेशन ये है फंडामेंटल थ्योरम का कि जो भी हमारा एलपीपी प्रॉब्लम गिवन है उसके जितना भी फीजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल है, कोई भी एलपीपी के जितने भी फीजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं उन सब का कलेक्शन हमने किया, तो उन सब का कलेक्शन हमेशा एक कॉन्वेक्स सेट बनाएगा ही बनाएगा। सिंपल सा ये पहला स्टेटमेंट कि एलपीपी प्रॉब्लम गिवन है उसका जितने भी फीजिबल सॉल्यूशन का सेट है वो सेट जो होगा वो हमारा कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। तो पार्ट 1 में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट ये है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, जो भी हमारा कॉन्वेक्स सेट होगा उस सेट में कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, वो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो जो होगा वो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे उस एलपीपी के लिए। जो भी अभी देखो, जो भी हमें गिवन एलपीपी है उस एलपीपी में जितने भी फीजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे वो सभी क्या बनाएंगे? कॉन्वेक्स सेट बनाएंगे। बट अगर उस कॉन्वेक्स सेट में से हम लोग एंड पॉइंट्स लेते हैं, एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स लेते हैं, तो वो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो हमारा बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे। सिंपल सा थ्योरम का डेफिनेशन ये है। तो पार्ट 1 में हम कॉन्वेक्स सेट प्रूव करेंगे, पार्ट 2 में प्रूव करेंगे जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे उनसे बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बनेगा। अभी क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, हम लोग सीएलसी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सीएलसी क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हम लोग कभी भी एंड पॉइंट से कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं फॉर्म कर सकते। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं प्रूव। सिंपल प्रूव में पहला क्या करना, प्रूव में पहला स्टेप है पार्ट 1। पार्ट 1 में हमको क्या प्रूव करना था? पार्ट 1 में हमको प्रूव करना था कि जो हमारा एलपीपी का सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली कॉन्वेक्स सेट बनाएगा। सिंपल सा है, सिंपल सा क्या लेते, हमने लिया कि हमारा एक लीनियर सिस्टम है AX=B, जिसमें n वेरिएबल्स, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है AX=B, जिसमें n वेरिएबल्स हैं एंड m कंस्ट्रेंट है। और हमने एक क्या मान लिया, एक हमारा सॉल्यूशन सेट मान लिया F, जिसमें हमारे सारे फीजिबल सॉल्यूशन आ रहे। वो सेट F है, उस सेट में क्या है कि जो भी सॉल्यूशन है वो सारे n डायमेंशनल रियल स्पेस को बिलोंग करेंगे एंड AX=B कंस्टेंट को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। और हमें पता है x>=0 होना चाहिए, तभी हमारा फीजिबल सॉल्यूशन का सेट पॉसिबल है। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ गए। अभी हम लोग कैसे इसको प्रूव करें? सिंपल प्रूव करने के लिए ये हमने लिया कि सबसे पहले हमने दो पॉइंट्स ले लिए, हमने या दो वेरिएबल ले लिए x1 x2। हमने माना कि ये जो x1 x2 हैं ये हमारे सॉल्यूशन सेट में बिलोंग कर रहे, दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं ये हमारे सॉल्यूशन सेट में बिलोंग कर रहे। अभी अगर हमने कोई भी दो पॉइंट सॉल्यूशन सेट में से लिए हैं और वो बेसिकली एलपीपी के सॉल्यूशन है, तो इनमें क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों पॉइंट्स अगर कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं तो हमारा जो सेट होगा वो कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए सिंपल सा हमने क्या करा, x1 x2 दो पॉइंट्स लिए जो कि हमारे फीजिबल सॉल्यूशन के ही पॉइंट्स हैं। तो हमको पता है हमारा इक्वेशन क्या था, AX=B। अभी ये फीजिबल सॉल्यूशन के पॉइंट्स हैं तो ये इनको सेटिस्फाई भी करेगा, AX1=B एंड AX2=B, सिंपल, जो कि ये लिखा है। और हमको पता है x1 x2 क्या होने चाहिए, >= 0, ये कंस्टेंट गिवन ही है। सेम अभी क्या हुआ, अगर हमने क्या करा, इन पॉइंट्स को हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते। अगर इनका CLC भी हमारा उस सेम सेट में लाई कर जाता है, सेट कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स सेट। तो इनका CLC बनाते हमने माना एक हमारा वेरिएबल है x, इसको हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन x1 x2 कैसे लिख सकते हैं? हमने लिख दिया λx1 + 1 - λx2। क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता ना लीनियर कॉम्बिनेशन CLC का प्रॉपर्टी क्या होता है, α1 x1 + α2 x2, वेयर α1 + α2 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इनका हमने सिंपल सा α1 का वैल्यू निकाला 1 - α2, इन लैम्डा टर्म्स ही आ गया। ठीक है, अभी अगर ये मेरा ये जो वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल जो है इस कंस्टेंट को सेटिस्फाइड कर देता है तो हमारा जो सेट होगा वो कॉन्वेक्स सेट प्रूव हो जाएगा। गिवन नहीं है हमको कि लैम्डा का वैल्यू, मतलब ये हम एज्यूम, ये पता ही है हम लोग को कि लैम्डा का वैल्यू हम लोग 0 से 1 के बीच में ही लेंगे। और
बेसिकली क्या होना चाहिए, x1 x2 हमारे ग्रेटर देन 0 है, ये सारा कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी क्या करा, x का वैल्यू डाला, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, तो अभी क्या हो गया, लेमडा बाहर निकाल दिया, ax1 प्लस 1 माइनस लेमडा को एज इट इज रहना दिया, ax2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमको पता ax1 का वैल्यू क्या है v, ax1 का वैल्यू क्या है b, तो क्या हो गया, ये लेमडा भी हो गया प्लस 1 माइनस लेमडा, ax2 का वैल्यू भी क्या है, ax2 का वैल्यू भी b है, तो ये क्या हो गया b, सिंपल लेमडा बी प्लस बी का मल्टीप्लाई किया माइनस लेमडा बी, सिंपल यहाँ क्या बचा b, तो ax इक्वल्स टू क्या आ गया b। बेसिकली जो हमारा x सॉल्यूशन सेट बना, जो कि हमारा कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन था, ये भी किस में लाई कर रहा, हमारे फीजिबल सॉल्यूशन सेट में लाई कर रहा। अगर ये भी फीजिबल सॉल्यूशन सेट में लाई कर रहा, तो अगर किसी सेट के 2 पॉइंट्स का कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी सेट में लाई करता है, तो हमारा जो सेट होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। हेंस इट इज़ प्रूव, हमारा जो सेट होगा वो कॉन्वेक्स सेट होगा। ठीक है, सेम ये चीज़ लिखी हुई है थ्योरेटिकली। ये बोला है इन्होंने कि हेंस x बिलोंग्स टू f, एनी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स x1 x2 इन f इज इन f, दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ अ कॉन्वेक्स सेट। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो हमारा f सेट था फिजिबल सॉल्यूशन का, वो हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट हो गया। अभी हमारा पार्ट 1 तो प्रूव हो गया, अभी हम लोग देखते हैं पार्ट 2 को कैसे प्रूव करते। पार्ट 2 में हमको क्या प्रूव करना था, पार्ट 2 को हमको प्रूव करना था कि अगर हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स है, अगर हमने एक्सट्रीम पॉइंट लिए, तो वो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो बेसिक सॉल्यूशन ही होंगे किसी भी एलपीपी के लिए। ठीक है, तो पार्ट 2 को प्रूव करने के लिए हम लोग एज्यूम करते कि जो x है वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, जो हमने फीजिबल सॉल्यूशन माना था पीछे, वो फीजिबल सॉल्यूशन क्या था हमारा, ax इक्वल्स टू b, वहाँ पे सारे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए थे, तो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे थे, जो हम प्रीवियस पेज में देख सकते हैं। ये जो हम लोग देख सकते हैं कि ax इक्वल्स टू b होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x बेसिकली एन डायमेंशनल स्पेस में आना चाहिए। ठीक है, अभी क्या होता, अभी बेसिकली अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं कि हमने माना कि x हमारा कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट है जो कि हमारा फीजिबल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा। अब हमने ये क्लेम करा कि x हमारा क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर x बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें n माइनस एम वेरिएबल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। n माइनस एम वेरिएबल का वैल्यू एग्जैक्टली 0 होना चाहिए बेसिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अभी हमको सिंपल ये प्रूव करना कि जो हमारी मैट्रिक्स A है, जो हमारी मैट्रिक्स A है, अगर उसमें एग्जैक्टली n माइनस एम कॉलम्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा बेसिकली जो x होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमको प्रूव करना। अभी हम ये प्रूव करेंगे कैसे, हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी से प्रूव कैसे करते हैं, हम लोग सपोज करेंगे कि जो हमारे कॉलम है AJ1 AJ2 n माइनस एम, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो जो कॉलम है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर वो कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनको हम लोग एज अ फॉर्म लिख सकते हैं, C1 A1 प्लस C2 A2 डॉट 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 CN AN, इस फॉर्म में लिख सकते। तो इससे होगा क्या, अगर हमारे कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तो अगर हमारे कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट हुए और तो हम लोग उनको क्या लिख देंगे, ऐसा कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। और अगर हमने उनको कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा एक्सट्रीम पॉइंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम लोग ऐसा CLC के फॉर्म में लिख नहीं सकते। अगर ये लिख सकते हैं इनको, तो वो एक एक्सट्रीम पॉइंट हुए नहीं, और अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हुए तो बेसिकली फीजिबल बेसिक सॉल्यूशन ही नहीं हुए। तो बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट होने चाहिए, हमको प्रूव करना। ठीक, तो अभी हमने क्या लिया, हमने ले लिया कि हमारे पास स्केलर एग्जिस्ट कर रहे CJ1 CJ2 n-1, ये सभी 0 नहीं है, बट क्या है, जब हम लोग ने इनको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा तो इनका वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। AJ1 का वेरिएबल कॉन्स्टेंट बना दिया, CJ1 AJ2 का CJ2 डॉट डॉट 0। ठीक, अभी हमने क्या किया, हमने एक कॉलम वेक्टर बनाया जिसको हमने बोला जिसका वैल्यू 0 है। एक कॉलम वेक्टर C बनाया जिसका वैल्यू बेसिकली 0 है। कब 0 है, जब हमारा k का वैल्यू ji के इक्वल ना हो और ck का वैल्यू जो है वो cji के इक्वल हो, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा कॉलम वेक्टर का वैल्यू बेसिकली 0 होगा। अगर कॉलम वेक्टर का वैल्यू बेसिकली 0 है तो उसका हम लोग A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो टर्म भी क्या होना चाहिए, 0। तो अगर हम लोग A मैट्रिक्स के साथ कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे AC, तो ये भी हमारा 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो अभी क्या होता, अभी हमको पता है हमको कि हमारे जितने भी नॉन जीरो कंपोनेंट्स हैं ना x के, वो सभी क्या है, पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम लोग एक ऐसा मिनिमम वैल्यू ढूंढ सकते हैं जिसको हम लोग बेसिकली अपने 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग अपने x1 को लिख दिया हमने x प्लस एप्साइलन सी, और x2 को भी क्या लिख दिया, x माइनस एप्साइलन सी। बेसिकली क्या हो गया, ये x इधर हो गया और
x2 ये हो गया और x1 ये हो गया। तो इसको हम लोग एज अ टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि अगर बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना देता तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट हो नहीं सकते। अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होंगे तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते। सो x1 x2 तो अनइक्वल है, बिल्कुल सही। अभी क्या करा हमने, इसमें ax1 अपने फीजिबल सॉल्यूशन में रखा। फीजिबल सॉल्यूशन में वही था ax इक्वल्स टू b। जब x का जगह x1 डाला तो क्या आया, ax प्लस एप्साइलन c। मल्टीप्लाई करा तो ये हुआ ax प्लस एप्साइलन ac। ac का वैल्यू क्या है, 0। तो ये सिंपल क्या बचा, ax, और ax का वैल्यू क्या था, b था। सेम गोस फॉर ax2। ax2 का वैल्यू भी क्या आ गया, b आ गया, क्योंकि ac 0 था। सो क्या हुआ कि जो हमारा x1 x2 था ना, ये तो हमारे फीजिबल सॉल्यूशन सेट में आया, बट इसने क्या किया, हम लोग x को क्या लिख दिए, x को हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिए। x को लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखे, x को हमने लिखे लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, और हमको पता है ना लेमडा का वैल्यू कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये क्या हो गया, x1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 क्या हो गया, 1/2 ऑफ x2। तो हम लोग ने इसको क्या लिख दिया, हम लोग ने इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। अगर हमने इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया तो ये क्या हो गया, since as x has a proper convex linear combination of two distinct point in f, but this is impossible, क्योंकि हमें पता है एंड पॉइंट को हम लोग एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख ही नहीं सकते इन एक्सट्रीम पॉइंट। सो इसने क्या करा, ये फॉलो करता है कि जो हमारे सेट है aj1 aj2 जो भी n-m वेरिएबल है वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है सो हमारा x क्या होगा, x हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। हेंस इट इज प्रूव, ये प्रूव हो गया। तो आई थिंक समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप लोग एक बार रिपीट कर लेना, मे बी आ जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know.